नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। कृषि से संबंधित कई किताबों का किया विमोचन। अनाज, फल और सब्जियों की भी किस्मों को किया जारी। कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देश और दुनिया भर में भारत का नाम कर रहा है रोशन। हैप्पीडर ने खाड़ी सहयोग देशों में मोटा अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लूरू हाइपर मार्केट के साथ किया समझौता। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मोटा अनाज और मोटे अनाज के उत्पादों को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। हैप्पीडर 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में मोटा अनाज के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां कर रहा है आयोजित। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राशन कार्ड डेटा के साथ ई श्रम लाभार्थियों के डेटा का मिलान किया शुरू। राशन कार्ड का लाभ ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी पात्र कामगारों को मुहैया कराना है उद्देश्य। 24 फरवरी तक 28.60 करोड़ से अधिक कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर कराया है पंजीकरण। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, चना, मसूर, सरसों के पंजीयन की तारीख 15 दिन बढ़ी। किसान अब उपज का पंजीयन पोर्टल पर 10 मार्च तक करा सकते हैं। किसानों की उपज का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार। खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के 61वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे सहित कई गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह के दौरान कई छात्रों को डिग्री भी प्रदान की, जिसमें कई देशों के विदेशी छात्र भी शामिल हैं। इस अवसर पर PG छात्रों को मेरिट मेडल भी प्रदान किए गए। और उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में कृषि से संबंधित कई किताबों के विमोचन के साथ साथ अनाज, फल और सब्जियों की विभिन्न किस्मों को भी जारी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश में जय जवान जय किसान के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान और जय अनुसंधान को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि चारों स्तंभों पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान काम करके न केवल देश बल्कि दुनिया में भी भारत का नाम रोशन कर रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस नारे को एक नया रूप दे दिया, हालात के अनुरूप दे दिया। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। अब कोई भी संस्था इन चार बातों में से चारों पर खरी नहीं उतरेगी, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, पर आप लोग 3 पर खरे उतरते हो। 75% आप पर दायित्व बहुत ज्यादा है। यू हैव टू बी अ कन्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जिस भारत को देख रहा है वो हर क्षेत्र में न केवल सक्षम है बल्कि वो दुनिया को एक नई दिशा देने में अग्रसर है। आप जिस भारत को देख रहे हो वो अद्भुत है। दुनिया में इतनी बड़ी महामारी 100 साल भी कभी नहीं आई और पूरे विश्व ने हमारा लोहा माना है। India's rise is unstoppable. जो भी मापदंड करते हैं और मापदंड के एलिमेंट्स हैं, we are the most hot favorite destination of opportunity and investment. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश में जय जवान जय किसान के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान और जय अनुसंधान को भी शामिल
किया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एपिटा ने खाड़ी सहयोग देशों यानी जीसीसी देशों में मोटा अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपर मार्केट के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मोटा अनाज के निर्यात को मिल रहा है बढ़ावा। एपिटा ने खाड़ी सहयोग देशों में मोटा अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपर मार्केट के साथ समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मोटा अनाज और मोटे अनाज के उत्पादों को बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगी। एपिटा 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में मोटा अनाज के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां कर रहा है आयोजित। लुलु समूह का बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र में स्टोर और शॉपिंग मॉल दुनिया भर में मोटे अनाज के उत्पादों और मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना है इस समझौते का उद्देश्य। लुलु समूह मोटे अनाज उत्पादों के लिए प्रचार से जुड़ी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा। किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों, महिला उद्यमियों के सामने रखने में सहायता करेगा। स्टार्टअप से मोटे अनाज, रेडी टू ईट उत्पादों को प्राप्त कर दुनिया भर के सामने रखने में देश की सहायता करेगा। एपिटा उत्पाद निर्माताओं को मोटा अनाज उत्पादों के विभिन्न नमूनों को लुलु हाइपर मार्केट में भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगा। एपिटा लुलु समूह के सहयोग से विभिन्न आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों की लेबलिंग में भी सहायता करेगा। एपिटा 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में मोटा अनाज के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। भारत ने अप्रैल-नवंबर 2022-23 के दौरान $4,605 करोड़ के मोटा अनाज का निर्यात किया है। UAE भारतीय मोटे अनाज का प्रमुख आयातक देश है। एपिटा को 2025 तक $10 करोड़ के मोटा अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। पश्चिम एशियाई देशों में मोटे अनाज और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति में मिलेगी मदद। मोटे अनाज और मोटे अनाज के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए खरीदारों, विक्रेताओं, उत्पादकों के बीच समन्वय पर जोर। मोटा अनाज का बाजार 2025 तक बढ़कर $12 अरब से अधिक का हो सकता है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मोटे अनाज के निर्यात में 8.02% की वृद्धि दर्ज की। और ई श्रम पोर्टल को 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य असंगठित प्रवासी कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और उन्हें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN प्रदान करना है। 24 फरवरी 2023 तक 28.60 करोड़ से अधिक कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। ई श्रम पोर्टल का एक उद्देश्य असंगठित कामगारों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। जागरूकता की कमी या किसी और वजह से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विभिन्न लाभों से वंचित कामगारों की पहचान करना भी इसका मकसद है। इसी उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पास उपलब्ध राशन कार्ड डेटा के साथ ई श्रम लाभार्थियों के डेटा का मिलान शुरू कर दिया है। राशन कार्ड का पूरा डेटा SET-DFPD द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया है। इन दोनों डेटा सेटों का मिलान करने पर यह पाया गया है कि कुल 28.60 करोड़ ई श्रम पंजीकृत व्यक्तियों में से लगभग 20.63 करोड़ ई श्रम पंजीकृत व्यक्ति DFPD के NFASA डेटाबेस में भी पंजीकृत हैं, जबकि लगभग 7.96 करोड़ ई श्रम पंजीकृत व्यक्तियों को NFSA डेटाबेस में पंजीकृत होना अभी बाकी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय उन सभी श्रम पंजीकृत असंगठित प्रवासी कामगारों का विवरण DFPD को दे रहा है जो अभी तक NFSA में पंजीकृत नहीं है, ताकि इन ई श्रम पंजीकृत व्यक्तियों को भी उनकी पात्रता के अनुसार DFPD के डेटाबेस में शामिल किया जा सके। इस पहल के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ई श्रम पर पंजीकृत सभी पात्र कामगारों को NFSA के तहत राशन कार्ड के लाभ उपलब्ध कराए जाए। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के हित में सभी निर्णय लिए जाते हैं। किसान पुत्र मुख्यमंत्री ने एक बार फिर किसान हित में निर्णय लेते हुए चना, मसूर, सरसों के पंजीयन की तारीख को 15 दिन और बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री पटेल ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में बताया कि किसान चना, मसूर, सरसों की उपज का पंजीयन पोर्टल पर 10 मार्च तक करा सकते हैं। पूर्व में पंजीयन की तारीख 25 फरवरी
नियत की गई थी। उन्होंने कहा कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराया है उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी किसान निर्धारित तिथि तक अपनी उपज का पंजीयन पोर्टल पर करा लें। उनकी उपज का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। कृषि विभाग द्वारा गत दिनों से तापक्रम में आया अचानक बदलाव एवं तेज हवा से गेहूं की फसल में होने वाले संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए कृषकों को सलाह दी गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने कृषकों को सलाह दी है कि गेहूं में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। अगर तेज हवा चल रही हो तो सिंचाई रोक दें, अन्यथा फसल गिर सकती है जिससे नुकसान होने की संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि जिन कृषकों के पास फव्वारा सिंचाई की सुविधा है, तापमान में वृद्धि होने की स्थिति में दोपहर के समय 30 मिनट तक फव्वारे से सिंचाई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा पाया गया है कि पोटेशियम क्लोराइड 0.2% छिड़काव करने से अचानक तापमान में वृद्धि होने की स्थिति में गेहूं की फसल को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। उन्होंने किसानों को खरपतवार नियंत्रण की सलाह भी दी है ताकि नमी का अनावश्यक ह्रास न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 पिछले 8-9 वर्षों की तरह ही कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है। इसमें तिलहन पर खाद्य तेलों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद कृषि और सहकारिता पर शुक्रवार को वेबिनार को संबोधित किया। सरकार द्वारा आयोजित 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला में ये दूसरा वेबिनार था। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में हर बजट गांव, गरीब और किसानों का बजट रहा है। 2014 में कृषि बजट जहां 25,000 करोड़ से कम था, वह आज बढ़कर 1.25 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। सरकार बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई फैसले ले रही है ताकि देश आत्मनिर्भर बने। साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि कृषि उत्पादों के आयात में लगने वाला पैसा किसानों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जब तक कृषि क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का सफाया नहीं होगा, तब तक पूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई, साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। साथियों, जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। भारत के सहकारी क्षेत्र में एक नई क्रांति हो रही है। इस वर्ष के बजट में सहकारिता क्षेत्र में कर से संबंधित राहत दी गई है, जिससे विनिर्माण में लगी नई सहकारी समितियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डेयरी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र, जिनमें पहले सहकारी समितियां नहीं थी, आज किसानों को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन हो रहा है। अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। इस बार के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर को टैक्स संबंधी राहतें दी गई हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं पहले से नहीं है, वहां डेयरी और फिशरीज से जुड़ी सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। विशेषकर फिशरीज में हमारे किसानों के लिए कई बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। बजट में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए राशि बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से इसका फायदा उठाने की अपील की और साथ ही इस दिशा में और तेज रफ्तार से बढ़ने को कहा। इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स की बारी है, वो उत्साह से आगे बढ़े और
लक्ष्य हासिल करके दिखाएं। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि 9 वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप न के बराबर थे, लेकिन आज ये 3000 से भी ज्यादा है। फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष में मोटा अनाज की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारतीय किसानों के लिए वैश्विक बाजार का द्वार खोल रही है। इसके अलावा सरकार किसानों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 312 पंचायतों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 1000 पक्के घर दिए गए हैं। राजौरी जिले में पंचायती राज व्यवस्था के तहत दूरदराज के पहाड़ी इलाकों के गांवों में सभी प्रकार के विकास के काम हो रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की एक पंचायत मिहादी गुर्जरन में गरीबी रेखा से नीचे के अधिकतम लोग रह रहे हैं। वे इस विकास से खुश हैं। दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क, PMY योजना, घरों में पीने के पानी के हैंडपंप और सभी प्रकार की सरकारी योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही हैं। राजौरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए ऑनलाइन माध्यम से सभी योजनाओं के तहत रोजगार प्रदान किया जा रहा है। राजौरी के इस दूर दराज इलाके में पक्के मकान मिल जाने और विकास का काम होने से यहाँ के लोग भी बेहद खुश हैं। हमारा पंचायत मिहाड़ी गुजरा प्योर ST पंचायत है और बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता है। ये पहाड़ी इलाका है, तो पहले के मुकाबले इस साल ये 3, 4, 5 साल में हमारी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। हमारे पंचायत के काम भी हुए हैं और सेंटर से जो फंड्स आते हैं वो भी लोगों को मिल रहे हैं और लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो हमें बिजली पानी की बड़ी किल्लत थी, समस्या थी, तो हमारे यहाँ हैंडपंप भी लग रहे हैं और बिजली का भी अच्छा निज़ाम है। तो देखें तो पहले के मुकाबले बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो इससे पहले तो 10-20 साल पहले भी तो कुछ भी नहीं था। पानी बिजली जो इतनी आज की सहूलियात मुहैया हैं, इससे पहले तकरीबन कुछ भी नहीं था। तो अब तो तकरीबन ठीक है इंशाल्लाह। तो ये पहुंच रही है। हमारे जो ये मंत्री लोग हैं, ये हमारे पंच सरपंच लोग हैं, ये फंड दिला रहे हैं और यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉर्डर इलाके में पंचायत को पावर मिली है, उसकी वजह से हर घर में डेवलपमेंट हो रही है और हर घर में अच्छे से अच्छे काम हो रहे हैं। पंचायत एक्ट जो है हमारे यहाँ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी सरपंच साहिबा भी अच्छी हैं और अच्छा काम हो रहा है। हमारे हर घर में फायदा हो रहा है। हर घर में रास्ता, पानी का टैंक हर घर में मिल रहा है। तो अच्छी डेवलपमेंट हो रही है हमारी पंचायत। बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। रोड आने की वजह से हम लोगों की बहुत बड़ी परेशानी जो है वो दूर हो गई है। कोई आदमी बीमार हो जाता था, यहाँ से उठा के रजौरी लेके जाना पड़ता था। रोड आने की वजह से और पानी मिल रहा है हमको अल्हम्दुलिल्लाह, और बिजली की भी बहुत सहूलत हो गई है हमको। रोड आने की वजह से हम हर जो इंसान गरीब है उसको भी सहूलत मिल गई है, हर आदमी को सहूलत मिल गई है। हर इंसान अपने अपने मतलब काम पे गवर्नमेंट की वजह से अपने अपने मसरूफ है, अपने अपने कामों में बिजी है। तो बाकी रोड आने की वजह से सर हमको बहुत सहूलत मिली है। मियादी गुजरन की सरपंच शाजिया तबस्सुम ने कहा है कि यहाँ दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में चल रही PMY योजना से लोग बहुत खुश हैं और यहाँ गरीबों की मदद करके उन्हें बहुत सुकून मिलता है। खुशी फील होती है कि लोगों के काम जो है मैंने किए हैं, अपने गाँव के डेवलपमेंट के काम किए, गवर्नमेंट की स्कीमें जो लोगों तक पहुंचाई हैं, जैसे नरेगा हो गया, कैपेक्स हो गया, BADP हो गया, जितनी भी PMAY, जितनी भी लोगों की गवर्नमेंट की स्कीमें हैं सब लोगों तक पहुंचाई हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिए हैं लोगों का। तो लोगों के जैसे काम देखे हैं, लोग खुद कह रहे हैं कि सरपंच में हमने अच्छे काम किए हैं, तो लोग खुश हैं। अभी तक मेरे से सब लोग खुश हैं। तो इंशाल्लाह मेरी आगे भी यही उम्मीद है कि मैं सब लोगों को काम करूं। एक दिली सुकून मिलता है लोगों के मुश्किल परेशानियां हल करके। अच्छा फील होता है कि मेरा जो पहाड़ी इलाका है, मेरा जो फार्मिंग एरिया है, इसकी अच्छी डेवलपमेंट हो, अच्छे काम हो लोगों के। और आइए अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों की पैदावार के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है।
कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के लिए गेहूं की पैदावार 1,121,82,000 टन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की पैदावार की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है। वहीं बात आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को खातेगांव, खुजनेर और लालसोट मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि मुंबई और चोटिला मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के अनुसार गुजरात की चोटिला मंडी में 23 फरवरी को लोकल गेहूं का भाव रहा 2,350 रूपए। 24 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,350 रूपए पर बना रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 फरवरी को गेहूं का भाव था 1,901 रूपए। 24 फरवरी को इसके सौदे 199 रूपए उछलकर 2,100 रूपए पर हुए। राज्य की खुजनेर मंडी में 23 फरवरी को देसी गेहूं का भाव रहा 2,000 रूपए। 24 फरवरी को इसके भाव में 70 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,070 रूपए पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 23 और 24 फरवरी को गेहूं 4,150 रूपए पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में 23 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,240 रूपए। 24 फरवरी को इसके भाव में 80 रूपए का उठाव आया और भाव जा पहुंचा 2,320 रूपए पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ध्रोल, शिमोगा और लालसोट मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं खातेगांव मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई, जबकि मुंबई मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्वाक नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 23 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,775 रूपए। 24 फरवरी को इसके भाव में 5 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,780 रूपए पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 फरवरी को सरसों का भाव था 7,500 रूपए। 24 फरवरी को इसके सौदे 650 रूपए उछलकर 8,150 रूपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 23 फरवरी को सरसों का भाव था 4,801 रूपए। 24 फरवरी को इसके सौदों में 151 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,650 रूपए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 24 फरवरी को सरसों 7,000 रूपए पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 23 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,300 रूपए। 24 फरवरी को इसके भाव में 100 रूपए की मजबूती आई और भाव हो गया 5,400 रूपए। बुआई पर नजर डाली तो चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी सरसों की बुआई 98,02,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 91,25,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,77,000 हेक्टेयर बढ़ी है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इस समय सरसों और काबुली
और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति का सदुपयोग कौशल एवं शिक्षा विषय पर वेबिनार में वीडियो संदेश दिया। ये वेबिनार सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं, इसीलिए इस बजट में युवाओं को अहमियत दी गई है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। जर्मन चांसलर का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया। उन्हें इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत और जर्मनी की साझेदारी साझा मूल्यों, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर एक सम्मेलन के दौरान लगभग 100 भागीदार देशों के विदेशी मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन प्रमुखों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की सफलता को अपने अपने देशों में दोहराने की भी अपील की। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में हुए एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रीवा सतना सीमा पर बरखाड़ा गांव के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के किनारे खड़ी 2 बसों को टक्कर मार दी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से इत्र G20 के प्रतिनिधियों ने पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद भी उठाया। पन्ना टाइगर रिजर्व के मनमोहक नजारों को देखकर G20 प्रतिनिधि मंत्रमुग्ध हो गए। राजधानी दिल्ली में ITO के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस अभियान में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से और उस्मानाबाद शहर धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। दोनों शहरों के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। दोनों शहरों का नाम बदले जाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मॉडल जेल में शिक्षा की अलग जगाने के लिए एक सराहनीय प्रयास किया गया है। मॉडल जेल में एक अनूठा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां सरकार द्वारा कैदियों को किताबें मुहैया कराई जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बेकाबू ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के रहने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ा हादसा हुआ। एक कोल्ड स्टोर का निर्माणाधीन छत गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। हादसे का कारण जानने के लिए कमेटी गठित की गई है, जो जल्दी प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेगी। हादसे के समय इमारत में कुल 27 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई। पुस्तक प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली में शनिवार से विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। इस बार विश्व पुस्तक मेले की थीम आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित है। 5 मार्च तक प्रगति मैदान में चलने वाले इस विश्व पुस्तक मेले में आजादी के गुमनाम नायकों पर समर्पित पुस्तकों की विशेष श्रृंखला मिलेगी। साथ ही देश विदेश के साहित्य से रूबरू होने का यहाँ मौका भी मिलेगा। इसके साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।